देखो पिछले चैप्टर में हमने डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करना सीखा था, अगर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, रूल्स पढ़े थे हमने बहुत सारे वहाँ पे। तो अभी हमारे पास जो चैप्टर है उसमें हम देखेंगे जो भी चीज़ें हमने पिछले चैप्टर में रूल्स पढ़े, डेरिवेटिव्स फाइंड आउट किए, उनको अप्लाई कैसे करते हैं हम बिजनेस प्रॉब्लम्स के अंदर। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमारे पास है, देखो पीछे हम क्या कर रहे थे, डेरिवेटिव को फाइंड आउट कर रहे थे, मीन्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे एक्स के बेसिस पे। हम कह रहे थे कि y हमारा x का फंक्शन है, जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी y की वैल्यू भी चेंज होगी। पर अब हमें ये देखना है कि क्या x की वैल्यू के इंक्रीज होने से y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, कैसा रिलेशन है उनके अंदर, y इंक्रीजिंग कहाँ पे है, डिक्रीजिंग कहाँ पे है। तो उसके लिए हमें एक टेस्ट करना पड़ता है, उसमें हमें क्या चेक करना पड़ता है कि जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है अगर वो 0 से बड़ा होगा इट मीन्स पॉजिटिव होगा, तो हमारा जो y है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर वो 0 से छोटा होगा इट मीन्स y इज डिक्रीजिंग। एग्जाम्पल अगर हम चेक करें तो क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन होंगे आपको, कि आपको एक फंक्शन गिवन है, आपको फाइंड आउट करने हैं इंटरवल्स जहाँ पे y इंक्रीज हो रहा है, जहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे काम क्या होता है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, ये इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें ये फॉर्म आ जाएगी हमारे पास। यहाँ से अगर हम x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करें तो हमारे पास दो इंटरवल्स आएंगे 1 एंड 2। अब हमें x की वैल्यूज़ देखनी है कि अगर हमारा x 1 से छोटा होता है इट मीन्स dy/dx की अगर हम 1 से छोटी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके देखें तो देखो 6 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे अगर हम 0 लेके चल रहे हैं x की वैल्यू 0 - 1 माइनस रहेगा, 0 - 2 माइनस रहेगा। इट मीन्स ये पॉजिटिव आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव 0 से बढ़ा इट मीन्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेकेंड इंटरवल लेंगे हमारा x 1 से छोटा होगा, 2 से छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव वाली वैल्यू आएगी, इट मीन्स वो 0 से छोटी है, तो यहाँ पे हमारा x डिक्रीज होगा। ऐसे ही अगर हम 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ लेके चल रहे हैं तो वहाँ पे हमारा जो x होगा वो पॉजिटिव रहेगा, इट मीन्स इंक्रीजिंग। तो इस तरीके से हम इंटरवल फाइंड आउट करते हैं। तो जहाँ पे हमारा y इंक्रीज हो रहा है वो इंटरवल्स कौन से हैं हमारे पास, दिस एंड दिस, और जहाँ पे डिक्रीज हो रहा है वो है 1 2। देन हमारे पास आता है टेस्ट ऑफ कनकेविटी। अब देखो जो फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज़ किया हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालने के लिए, ये सही है, लेकिन हमें ये जो हमारा ऊपर वाला टेस्ट है वो हमें ये नहीं बता पाता कि जो हमारे फंक्शंस है y है हमारा वो इंक्रीज तो हो रहा है, डिक्रीज तो हो रहा है, ये हमने पता कर लिया, लेकिन वो ये नहीं बता पाता कि वो अपवर्ड की तरफ बेंड है या डाउनवर्ड की तरफ बेंड है। ठीक है, तो उसके लिए हमें टेस्ट ऑफ कनकेविटी करना पड़ता है, इसीलिए हमें यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, इट मीन्स जो हमारा कर्व बनेगा वो कनकेव अप या कन्वेक्स डाउन होगा। ठीक है, अगर हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव है वो 0 से छोटा है तो हमारे पास कनकेव डाउन या कन्वेक्स अप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, देखो कैसे बनेगा। अगर आप बात कर रहे हो कनकेव अप में भी क्या हो सकता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर हमारा कनकेव अप है मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने से हमें पता चल गया कि जो हमारा फंक्शन है y वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और वो कनकेव अप है, इट मीन्स कि वो ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है। अगर वो डिक्रीज है इट मीन्स वो ऐसे जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें कनकेव डाउन तो इट मीन्स जो इसके एंड्स हैं, एंड पॉइंट है, वो अंदर की तरफ डाउनवर्ड बेंड होंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा डिक्रीज हो रहा है, ऐसे ये हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से हम सेकंड डेरिवेटिव का यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं, टेस्ट ऑफ कनकेविटी को परफॉर्म कर सकते हैं, जहाँ से हमें पता चलेगा कि जो हमारा फंक्शन है वो किस तरफ बेंड हो रहा है। देन अगर एक ही कर्व के अंदर हमारे पास कनकेव अप और कनकेव डाउन भी हो जाए तो जिस पॉइंट पे वो अपने कर्व अपनी बेंडिंग को चेंज कर रहा है वो हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास कुछ टेस्ट गिवन है, मेथड्स गिवन है, वहाँ से हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो कौन से टेस्ट हम अप्लाई करते हैं अगर हमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट मेथड हमारे पास है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। देन आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है और जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव है उसको 0 से इक्वेट करके हम x की वैल्यू वहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। x की वैल्यू को हम कैंडिडेट्स या स्टेशनरी पॉइंट्स भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना अगर कहीं स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने को बोल दे वो। देन आपको क्या करना है, जितनी भी वैल्यूज़ आई x की वो इस डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव में पुट करो। अगर आपके साइन चेंज होते हैं इट मीन्स वहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड मेथड हमारे पास है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, वही काम है, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, देन x की वैल्यूज़ निकालो उसको 0 से इक्वेट करके, देन जो भी वैल्यूज़ आपने x की निकाली है थर्ड डेरिवेटिव निकाल के उसमें वो वैल्यूज़ पुट करो। अगर वो 0 के इक्वल नहीं है इट मीन्स वहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, अगर वो 0 के इक्वल आ जाता है इट मीन्स नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देन हमारे पास आता है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अगर हमें ये देखना है, अब देखो हमने कर्व बना दिया y का इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, एक मिनट
हमने ऐसे कर्व बना दिया, ये आगे भी ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें ये देखना हो कि मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट क्या है इस फंक्शन के, दिस इज मिनिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, यहाँ पे मिनिमम, फिर मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम। अगर हमें ये पॉइंट फाइंड आउट करने हो तो उस केस में हम लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ है कर्व की वो फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों को हम लोकल एक्सट्रीमम भी बोलते हैं। तो ये इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए कि जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 होना चाहिए, तभी हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ना हमारे पास मिनिमम वैल्यू आए ना मैक्सिमम वैल्यू आए तो उसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे, ठीक है। अब लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए भी मेथड गिवन है आपके पास। पहले कुछ नॉर्मल चीज़ें आपको गिवन है कि अगर आपको लोकल मैक्सिमा फाइंड आउट करना है, लोकल मैक्सिमा के लिए टेस्ट करना है, तो आपका जो कर्व होगा, मैक्सिमा हमारा कहाँ होता है, सबसे ऊपर वैल्यूज़, मैक्सिमा मीन्स मैक्सिमम वैल्यूज़ जो हमारे पास है, दिस वन, ठीक है। इसको फाइंड आउट करने के लिए देखो आप कुछ चीज़ें एनालाइज कर सकते हो कि अगर जो वैल्यूज़ आपके पास, अगर आपका जो y है वो इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, और वहाँ पे आपका जो dy/dx है वो 0 से बड़ा होगा, और राइट साइड आपका क्या होगा, y जो आपका फंक्शन है वो डिक्रीज हो रहा होगा, यहाँ पे आपका dy/dx फर्स्ट डेरिवेटिव आपका 0 से छोटा होगा। तो ये चीज़ें आप नोटिस कर सकते हो। देन अगर हमें लोकल मैक्सिमा देखना है तो जैसे हमने dy/dx निकाला और उसमें वैल्यूज़ पुट की, जो भी हमने x की वैल्यूज़ निकाली, अगर हमने वो पुट की, अगर हमारी जो वैल्यूज़ है वो साइन चेंज कर रही है, मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है, जब हमारा x इंक्रीज़ हो रहा था, जैसे हमारी वैल्यूज़ आई है x की 1 2 3, ठीक है, ये x की वैल्यूज़ आई है, यहाँ पे आपने dy/dx निकाला, वो पॉजिटिव आया, देन नेगेटिव हो गया, मीन्स इस इंटरवल पे हमारे पास क्या है, लोकल मैक्सिमा है, ठीक है। देन अगर हम बात करें 2 2 3, माइनस था, पॉजिटिव हो गया। देखो हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट पे 2 पे, 2 से जब 3 पे गया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे लोकल मैक्सिमा हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास लोकल मिनिमा होगा। तो लोकल मिनिमा का अगर हम ग्राफ देखें तो उसमें हम नोट कर सकते हैं कि जो पॉइंट होगा उससे लेफ्ट साइड जो आपका dy/dx फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा वो 0 से छोटा रहेगा, सेकंड डेरिवेटिव आपका क्या होगा, 0 से बड़ा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे वो डिक्रीज हो रहा होगा y, और वहाँ पे y आपका राइट साइड आपका y क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। अगर हमें लोकल मिनिमा फाइंड आउट करना है तो हमें ध्यान रखना होगा कि जो हम dy/dx में x की वैल्यूज़ को डालेंगे तो वहाँ पर हमारे पास जो साइन होने चाहिए वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाने चाहिए जब हम x की फर्दर वैल्यूज़ डाल रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर आपके पास वैल्यूज़ आती है 0 1, ठीक है, आपके पास एक वैल्यू, या फिर ऐसे लिख लो आप 0 -1, अगर यहाँ पे आपका क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे आपका है नेगेटिव, तो देखो छोटी वैल्यू से जब x इंक्रीज़ हो रहा है, x इधर से इधर गया, इंक्रीज़ हुआ, -1 से 0 पे गया, तो आपका क्या हो रहा है, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, इट मीन्स ये हमारा क्या है, लोकल मिनिमा है। तो ये चीज़ें ध्यान रखने की है यहाँ पे। अब मेथड्स हमारे पास कौन से, अगर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज़ करके लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, देन वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करके, देन जो भी वैल्यूज़ आपकी आएंगी x की वो dy/dx में पुट कर दो। अगर वैल्यूज़ क्या कर रही है, साइन चेंज हो रही है आपकी, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, इट मीन्स मैक्सिमा, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं इट मीन्स मिनिमा। जैसे वैल्यूज़ हमारी थी 1 2 3, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, देन नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या हो रहा है आपका, मिनिमा, पॉजिटिव टू नेगेटिव मैक्सिमा। देन हमारे पास है नेक्स्ट मेथड जिसके अंदर हम सेकंड डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं लोकल मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले हम यहाँ का क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, देन x की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करके, देन हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर जो भी हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी x की उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। अगर हमारा यहाँ पे हमें साइन नहीं देखने, हमें ये देखना है कि अगर हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव है वो 0 से छोटा होगा तो मैक्सिमा, बड़ा होगा तो मिनिमा, ठीक है। यहाँ पे हम देखो ये मत सोचो कि मैक्सिमा है तो बड़ा ही होना चाहिए, हम यहाँ रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं कि चेंज कितना हो रहा है। अगर वो चेंज 0 से कम होगा तो लोकल मैक्सिमा होगा, अगर वो चेंज 0 से ज़्यादा है तो इट मीन्स लोकल मिनिमा। लेकिन आपकी जो वैल्यूज़ आएंगी ना, लास्ट में जो आपकी y की वैल्यू आएगी वो देखना इंक्रीज ही होगी, वो मैक्सिमम वैल्यू ही होगी, और लोकल मिनिमा के केस में जो वैल्यू आएगी y की वो मिनिमम वैल्यू ही होगी, ठीक है। लेकिन इस केस में जब हम इनको फाइंड आउट करते हैं सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड्स की मदद से, तो वहाँ पे जो हमें देखना है वो अपोजिट होता है। अगर कम है, रेट ऑफ चेंज कम है 0 से तो इट मीन्स मैक्सिमा है, ज़्यादा है रेट ऑफ चेंज तो मिनिमा है।
देन अगर ये तो हमने कहा था यहाँ पे कि अगर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है तब, अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव जीरो के इक्वल आ जाता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें जो फर्स्ट मेथड हमारे पास है फर्स्ट डेरिवेटिव से फाइंड आउट करने का, या फिर जो हमारे पास आगे जनरल रूल्स आएंगे उनकी मदद से हम ये देखेंगे कि उस पॉइंट पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है, या फिर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो हमारे पास जनरल रूल्स अगर हम पढ़े क्या कहते हैं कि अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव जीरो होता है तो आपको थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, पर ये देखना है कि इसमें आपको ये गिवन है कि अगर आपको सेकंड डेरिवेटिव आपका जीरो आता है तो आपको थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, अगर थर्ड डेरिवेटिव भी आपका जीरो आ जाए तो आपको फोर्थ डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, और ये तब तक करते रहना है जब तक आपका जो डेरिवेटिव आप निकाल रहे हो वो जीरो ना आए, ठीक है, वो जीरो के इक्वल ना हो, तब तक हम कैलकुलेट करते रहेंगे। जैसे हमने सेकंड निकाला, सेकंड भी हमारा क्या हुआ, जीरो आया, थर्ड निकालेंगे, थर्ड भी हमारा क्या जीरो आया, तो हम फोर्थ निकालेंगे, फोर्थ भी अगर जीरो आता है तो हम फिफ्थ डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करते रहना है जब तक हमारा जो डेरिवेटिव है वो जीरो के इक्वल ना आ जाए, तब तक हमें करना है, ठीक है। देन हमें क्या करना है, जो पावर है डेरिवेटिव की, जैसे अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव हमने जीरो आया था हमारा, थर्ड डेरिवेटिव निकाला, थर्ड डेरिवेटिव की कुछ वैल्यू आ गई जो जीरो के इक्वल नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, आगे हमें क्या करना है, हमें डेरिवेटिव की पावर देखनी है। अगर हमारे पास पावर क्या है, ओड है, लाइक हमने थर्ड डेरिवेटिव निकाला, थर्ड डेरिवेटिव निकाला, पावर देखो ये पावर क्या है, ओड है, तो मीन्स उस पॉइंट पे जहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो जीरो के इक्वल है, इट मीन्स वहाँ पे हमारा नो मैक्सिमा नो मिनिमा, मीन्स एक्स की उस वैल्यू पे जहाँ पे हमारा जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो जीरो आया था, अगर हमारा जो डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं फाइनल डेरिवेटिव जो जीरो के इक्वल नहीं है, अगर उसकी जो पावर में ओड गिवन है, ओड नंबर है, तो इट मीन्स एक्स की उस पर्टिकुलर वैल्यू पे हमारे पास ना मैक्सिमम वैल्यू है ना मिनिमम वैल्यू है। लेकिन अगर वो इवन होता है तो हमें क्या करना होता है, अगर हमने फोर्थ डेरिवेटिव तक निकाला, लाइक हमने सेकंड निकाला उसकी वैल्यू जीरो आई, थर्ड डेरिवेटिव निकाला उसकी वैल्यू भी जीरो आई, तो हम फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे उसकी वैल्यू जीरो नहीं आई। तो देखो इस केस में यहाँ पे हमारी जो पावर है वो इवन है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमें देखना होगा अगर ये जीरो से बड़ी है तो मिनिमा, जीरो से छोटी है ये वैल्यू तो मैक्सिमा, ठीक है। इस तरीके से हमें करना है। क्वेश्चन अगर हम देखें, देखो आपको गिवन है एक फंक्शन, आपको लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। आपके पास चॉइस, आप फर्स्ट मेथड यूज़ कर रहे हो, सेकंड मेथड यूज़ कर रहे हो, तो देखो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। अब देखो हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, हम अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो सेकंड मेथड से, जो सेकंड डेरिवेटिव वाला मेथड है उससे हम क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। फर्स्ट से भी कर सकते हो आप अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अगर गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग ही करना है आपको। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, हमारे पास ये वैल्यू आई, देन हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, हमारे पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है। उससे पहले हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालने से पहले हमें क्या करना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव जो आया उसको, उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमें एक्स के इंटरवल्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो हमारे पास इंटरवल्स क्या आए, 0, 1 एंड 3। सेकंड डेरिवेटिव हमने निकाला, देन हम क्या करते हैं, जो भी एक्स की वैल्यू आई है उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आई थी, 0, तो हमने 0 पुट किया, अभी 0 को छोड़ो, एक्स की वैल्यू 1 आई तो हमने 1 पुट किया, तो हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव आया, हम यहाँ चेक करते हैं 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। तो यहाँ पे -10 आया, 0 से छोटा, इट मीन्स छोटा होगा तो मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करो तो आप इसके अंदर ये वैल्यू डाल के देख सकते हो कि आपकी वैल्यू क्या आएगी, वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं रेट ऑफ चेंज से ही कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे आएगी, कौन से इंटरवल पे आएगी, ठीक है। अगर आप एक्स की वैल्यू 3 पुट करते हो तो ये आपका 0 से बड़ा होगा, बड़ा है 0 से तो इट मीन्स मिनिमम वैल्यू आपके पास होगी। देन अगर हम 0 पे चेक करें, देखो 0 पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे सारों में 0 एक्स है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू 0 आ जाएगी, इट मीन्स आपका सेकेंड डेरिवेटिव जो आएगा वो 0 हो जाएगा। तो उस केस में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारा फेल हो गया, हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट मेथड या फिर जो हमारे जनरल रूल्स है उन पे जाना पड़ेगा। जनरल रूल्स पे जाते हैं, वो क्या कहता है कि कोई बात नहीं, आपका सेकंड डेरिवेटिव अगर 0 आ गया, थर्ड डेरिवेटिव निकाल के देखो। तो अगर हम थर्ड डेरिवेटिव निकालें यहाँ पे, तो हमारा थर्ड डेरिवेटिव क्या आता है, दिस। अगर हम ये वैल्यू पुट करें थर्ड डेरिवेटिव में, हमारे पास क्या आएगा, 30। इट मीन्स ये 0 के इक्वल नहीं है, यहाँ तक ही हमें क्वेश्चन करना है। अब हमें अगर चेक करना है मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है, तो देखो पावर में आपका क्या है, 3 हमारा ओड है, तो ओड के केस में ना हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होती, ना हमारे पास मिनिमम वैल्यू होती। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। सबको पता होगा एवरेज कॉस्ट क्या होती है, कि जब हम एक यूनिट ऑफ आउटपुट बनाते हैं तो उस पर हमारी कितनी कॉस्ट आती है, वो हमारी होगी एवरेज कॉस्ट। अगर हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, कि जब एज्यूम करो आप 10 आउटपुट बना रहे हो, वहाँ पे आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 20, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हो, आपको मार्जिनल कॉस्ट देखनी है, वो क्या होती है कि अगर आप शिफ्ट कर रहे हो 10 से 11 आउटपुट पे आप शिफ्ट कर रहे हो, 11 यूनिट्स पे आप शिफ्ट कर रहे हो, तो आपकी कॉस्ट कितनी आई, 22। तो कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपके पास आई है, कितना मार्जिन आपके पास बचा है, 2।
तो ये आपका क्या है, मार्जिनल कॉस्ट, कि एक एक्स्ट्रा आउटपुट बनाने से, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से आउटपुट की जो हमारी कॉस्ट आती है, टोटल कॉस्ट के अंदर चेंज होता है, वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है। यहाँ पे टोटल कॉस्ट के अंदर कितना चेंज हुआ, पहले कॉस्ट थी हमारी टोटल 20, देन हमारी होगी थी 22, 10 पे हमारी कॉस्ट थी 20 और 11 पे कॉस्ट होगी हमारी 22। इट मीन्स टोटल कॉस्ट में हमारा कितना चेंज हो रहा है यहाँ पे 2, तो 2 हमारा हो गया मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट आपके पास होगी, उसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स आउटपुट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर मार्जिनल कॉस्ट देखनी है तो वो क्या होता है, अगर आप टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव निकाल देते हो तो वो आपका क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट होगा, या फिर आप DC/X भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिलेशन गिवन है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में, जो आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। अगर हम ग्राफ देखें तो हमारे पास किस तरीके से बनता है इनका कर्व, इस दोनों ही यू शेप होते हैं। अगर हमें चेक करना है रिलेशन, देखो जब हमारा AC एवरेज कॉस्ट जब हमारी मिनिमम होती है, वहाँ पे हमारा AC और MC दोनों ही कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होती है। अगर हमारी एवरेज कॉस्ट रिड्यूस हो रही है तो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट कम होगी, एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होगी। अगर हमारी एवरेज कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो वहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होती है, एवरेज कॉस्ट कम होती है। क्वेश्चन अगर आप इसके देखो तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ईजिली आप सोल्व कर सकते हो, बट इतने इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में। देन हमारे पास है कंसेप्ट ऑफ एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। वही सेम केस है, वहाँ पे हम कॉस्ट को कंसीडर कर रहे थे, यहाँ पे हम रेवेन्यू को कंसीडर करेंगे। रेवेन्यू हमारा क्या होता है, टोटल रेवेन्यू जो हम X यूनिट्स के सेल करने से रिसीव कर रहे हैं। अगर आपको एवरेज रेवेन्यू देखना है तो एवरेज रेवेन्यू मीन्स क्या, कि जो टोटल रेवेन्यू अगर उसको जितने यूनिट्स आप सेल कर रहे हो उससे डिवाइड कर दो तो आपका क्या आएगा, एवरेज रेवेन्यू आएगा। अगर आपको मार्जिनल रेवेन्यू की बात कर रहे हो तो वही कॉन्सेप्ट आपके पास आएगा कि अगर पहले आप क्या कर रहे थे, 10 यूनिट्स सेल कर रहे थे तो वहाँ पे आपको रेवेन्यू रिसीव हो रहा था 20 रुपीज़। अगर अब आप 11 यूनिट सेल कर रहे हो और यहाँ पे आपको रेवेन्यू रिसीव हो रहा है तो 22, तो इट मीन्स एक एक्स्ट्रा, एक एडिशनल यूनिट्स को सेल करने से आपका जो टोटल रेवेन्यू है उसमें कितना चेंज आया, 2 रुपीज़, तो वो आपका क्या हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू को हम R/X से डिनोट करेंगे, MR हमारा DR/DX। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन होती है जिसके अंदर हमें एवरेज रेवेन्यू के कंसेप्ट और मार्जिनल रेवेन्यू के कंसेप्ट को पढ़ना है। वो हमारे पास है प्योर कंपटीशन एंड मोनोपोली। फॉर्म्स ऑफ मार्केट आपके पास आ जाती है कि अगर आपके पास जो मार्केट है वो प्योर कंपटीशन है, वहाँ पे बहुत परफेक्ट कंपटीशन है वहाँ पे, तो वहाँ पे अजम्पशंस होती है हमारे पास, कुछ होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, कोई बहुत सारे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हमारे पास होते हैं, और जो प्राइस है उसको बिजनेसमैन डिटरमाइन नहीं करता, वो कहाँ से डिटरमाइन किया जाता है, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज से। ठीक है, जहाँ भी वो दोनों डिमांड और सप्लाई फोर्सेज इक्वेट करती है वो हमारा प्राइस आ जाता है। तो प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं होता बिजनेस का, तो वहाँ पे जो हमारा प्राइस है वो जो हमारी यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे इफेक्ट नहीं करता। अगर एक बिजनेस है वो 100 यूनिट्स बना रहा है और एक बिजनेस है और वो क्या करता है, अपनी यूनिट्स को चेंज करके 150 कर देता है, तो इससे उसके प्राइस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो प्राइस है वो मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन कर रही हैं। तो यहाँ पे जो हमारा प्राइस है वो इंडिपेंडेंट है हमारी यूनिट से। तो यहाँ पे अगर हम रेवेन्यू देखें, टोटल रेवेन्यू क्या होगा, P/X। अगर हम एवरेज रेवेन्यू की बात करें वो भी वही सेम रहेगा। मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें, मार्जिनल रेवेन्यू हमारा क्या हो जाएगा, ओनली P, क्योंकि देखो X आप कितने ही प्रोड्यूस करो उससे कोई चेंज नहीं आएगा आपके रेवेन्यू में, सिर्फ रेवेन्यू में चेंज किससे आएगा, प्राइस से। तो हमारा जो MR होगा वो क्या होगा, सिर्फ P होगा। देन अगर हम बात करें मोनोपोली की, मोनोपोली के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक सेलर होता है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते हमारे पास, लेकिन यहाँ पे जो सेलर है उसका कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर, कि अगर वो डिमांड प्राइस को चेंज करना चाहता है तो वो डिमांड को चेंज कर सकता है, या फिर डिमांड को चेंज करना चाहता है तो वो प्राइस को कम चेंज कर सकता है। अगर वो चाहता है कि उसकी डिमांड ज़्यादा हो तो प्राइस को कम कर दे, अगर प्राइस उसको हाई करना है, मीन्स अगर प्राइस चेंज करना है तो वो डिमांड को, अपनी सप्लाई को चेंज कर दे। तो इस तरीके से मोनोपोली वर्क करती है। अगर हम वहाँ पे रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू वही टोटल होगा हमारे पास P/X का, लेकिन अगर हम यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू देखें, देखो यहाँ पे जो प्राइस है वो डिपेंड रहता है बिजनेसमैन पे, कि जितने यूनिट्स वो प्रोड्यूस करेगा, जितना उसका मन करे उतना वो प्राइस रख सकता है। डिमांड अगर ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है, तो उसकी मर्जी है वो प्राइस कितना ही रखे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू निकलता है वो क्या होता है, इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालें, देखो डेरिवेटिव ये क्या है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रही है तो हम यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। अगर हम फर्स्ट को एज इट इज़ रखें, सेकंड का डेरिवेटिव निकाले तो ये 1 आएगा, और सेकंड को एज इट इज़ रखें, फर्स्ट का डेरिवेटिव निकाले तो वो DP/DX आएगा। और वैसे भी जो हमारा मार्जिनल होता है वो हमारा जो भी गिवन है, जैसे यहाँ रेवेन्यू गिवन है तो मार्जिनल रेवेन्यू इसका डेरिवेटिव ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास MR आएगा दोनों केसेस में। देन हमारे पास होता है एक मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट क्या बोलता है
कि जो हमारा रेवेन्यू है उसके अंदर कितना चेंज आ रहा है अगर हम नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे हम कंसीडर करके चलते हैं कि जो हमारा रेवेन्यू है वो हमारे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ पे भी डिपेंड रहता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा आउटपुट बनाएंगे, आउटपुट ज़्यादा होगा तो हम ज़्यादा आउटपुट को सेल करेंगे और सेल करने से हमारे पास जो रेवेन्यू आएगा वो भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो हमारे यूनिट्स है जो हम आउटपुट बना रहे हैं वो भी एक थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड है जो है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, उसको हम टी कंसीडर करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास रेवेन्यू अगर हम देखें वही रहेगा P इंटू एक्स। पी हमारा यूनिट्स पे डिपेंड है, जितना प्राइस हमारा किस पे डिपेंड है, यूनिट्स पे, जितने हम यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। और यूनिट्स हमारे किस पे डिपेंड है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पे, कि जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ काम करें उतने ही ज़्यादा हमारे यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे। तो अगर हमें यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट निकालना है तो ये वही होता है, रेवेन्यू का क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, dr/dt, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा रेवेन्यू किस पे डिपेंड है, थर्ड फैक्टर जो हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है उस पर डिपेंड है, इसीलिए हमने नीचे dt किया, x नहीं लिया। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा, वही प्रोडक्ट रूल अगर हम अप्लाई करें, p एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव आएगा हमारा dx/dt, क्योंकि देखो यहाँ पे जो x है वो हमारा इंडिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए हमने इसको 1 नहीं लिया इसके डेरिवेटिव को। ये हमारा डेरिवेटिव क्या है, dx/dt, क्योंकि ये अनदर फैक्टर पे डिपेंड है। अगर हम बात करें सेकंड एज इट इज़ आगे की, तो सेकंड एज इट इज़ आएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, dp/dt, क्योंकि ये भी किस पे डिपेंड है, थर्ड वेरिएबल पे ही डिपेंड है ये सारी चीज़ें, इसलिए हमने नीचे dt लिया। देन हमारे पास आता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। देखो कंजम्पशन फंक्शन आपके पास क्या होता है, कंजम्पशन हमारा इनकम का फंक्शन होता है, जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज़ होगी हम कंज्यूम करना ज़्यादा स्टार्ट कर देंगे। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि अगर हमें कंजम्पशन का डेरिवेटिव निकालना है कि कंजम्पशन में कितना चेंज हो रहा है, अगर हमें वो देखना है इनकम की चेंज होने से, तो वो हमारा क्या होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर हमारी इनकम चेंज हो रही है तो उसके चेंज होने से हमारी कंजम्पशन के अंदर कितना चेंज हो रहा है, वो है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उसके लिए हमारे पास कैसे हम निकालेंगे, जो हमारी कंजम्पशन है अगर उसका हम डेरिवेटिव निकाल देते तो वो हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है कि हम सेविंग के अंदर कितना, सेविंग का जो रेट है वो कितना चेंज हो रहा है, चेंजिंग रेट कितना है सेविंग का, अगर हमारी इनकम चेंज हो रही है तो वही है कि अगर देखो सेविंग क्या होता है आपका, इनकम में से आप कंजम्पशन माइनस कर दो, इट मीन्स वो सारी जो अमाउंट बचेगी, रिमेनिंग अमाउंट वो आप सेव कर रहे हो। तो ऐसे ही अगर आप इसमें से 1 माइनस कर देते हो, आपके पास क्या आएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आएगा, या फिर आप इसको ds/di भी लिख सकते हो। क्वेश्चन अगर हम चेक करें, देखो आपको कहा है कि रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन आपको फाइंड आउट करना है एक मोनोपोलिस्टिक मार्केट के लिए विद डिमांड। आपको डिमांड किस फॉर्म में गिवन है, इक्वेशन गिवन है आपको x = 10 - 2p। देखो यहाँ पे हम जो भी फंक्शन निकालेंगे, यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x, क्योंकि हमारा प्राइस डिपेंड है किस पे, x पे। आपको मोनोपोली के अंदर हमने पढ़ा था ना, हमारा जो प्राइस होता है वो डिपेंड रहता है यूनिट्स पे, क्योंकि वहाँ पे वो यूनिट्स को चेंज करके, अपनी प्रोडक्शन को चेंज करके प्राइस को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको। देन आर रेवेन्यू हमारा क्या होगा, p × x, मीन्स दिस p की वैल्यू अगर हम ये यहाँ पे यूज़ करें तो हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन क्या आएगा, 5x - x²/2। अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें, मार्जिनल रेवेन्यू उस केस में क्या होता है, dr/dx। तो यहाँ पे अगर हम इसका प्रोडक्ट निकालें, डेरिवेटिव निकालें, तो हमारे पास क्या आएगा, 5 एज इट इज़ आता है, कॉन्स्टेंट एज इट इज़ रहता है, x हमारा क्या हो जाएगा, पावर में 1 आगे आ जाएगी, तो 5 × 1 x की पावर 0 हो जाएगी। देन ऐसे ही x²/2 है, 2 आगे आ जाएगा, बाई 2 x की पावर 1 हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा क्या, 5 - x। ठीक है, देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक मैन्युफैक्चरर है, वो सर्वे कर रहा है मार्केट कंडीशन को एंड फाइंड्स दैट x द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ हिज कमोडिटी द कंज्यूमर विल परचेज इफ द कमोडिटी इज ऑफर्ड एट प्राइस p इज गिवन बाय। आपको इक्वेशन गिवन है, फंक्शन गिवन है, फाइंड द प्राइस एट विच टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपको वो प्राइस फाइंड आउट करना है जहाँ पे आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो देखो यहाँ पे भी क्या है अगर हम बात करें रेवेन्यू फंक्शन आपको निकालना है, रेवेन्यू फंक्शन किस फॉर्म में होता है, px की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको px की फॉर्म में गिवन है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो उधर भी ले जा सकते हो, वरना ऐसे ही लिख लो। p एज इट इज़ x की वैल्यू इन्होंने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आया। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, r को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं p के रिस्पेक्ट में। अगर हम करें तो हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी लास्ट में। अगर यहाँ से आप p की वैल्यू फाइंड आउट करो, देखो अब एक चीज़ अगर आप यहाँ नोट करो, इन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि प्राइस को फाइंड आउट करो जहाँ पे हमारा टोटल रेवेन्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए हमने जो भी मतलब डिफ्रेंशिएशन किया है या फिर जो भी वैल्यूज़ ली है वो पी की फॉर्म में ली है, क्योंकि हमें प्राइस देखना है, डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस देखनी है जहाँ पे रेवेन्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगा। इसीलिए हमने जो पी है उसको एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पी की वैल्यूज़ देखें, हमारे पास वैल्यूज़ क्या आई है 1 और 3। तो देखो
इंक्रीजिंग डिक्रीज हम कैसे देखते हैं, जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है अगर वो 0 से बड़ा है तो इंक्रीज, 0 से छोटा है तो डिक्रीज। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका अगर आप वैल्यू पुट करते हो 1 से छोटी, 1 से छोटी वैल्यू रहती है 0, अगर आप लेते हो 0 - 1 नेगेटिव रहेगा, 0 - 3 ये भी नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव 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 पॉजिटिव, तो इट मीन्स ये 0 से बड़ा है, तो इट मीन्स यहाँ पे हमारा रेवेन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देन अगर आप लो 1 to 3 के बीच में, अगर आपका प्राइस 1 to 3 के बीच में रहता है, हम 2 ले लेते हैं, 2 - 1 पॉजिटिव आएगा, 2 - 3 नेगेटिव आएगा, इट मीन्स नेगेटिव, 0 से छोटा है, इट मीन्स यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है हमारा रेवेन्यू। थर्ड आपका अगर जो प्राइस है वो 3 से बड़ा रहता है तो आप 4 लो, 4 - 1 आपका क्या आएगा, पॉजिटिव, ऐसे ही 4 - 3 भी आपको पॉजिटिव आएगा, इट मीन्स यहाँ पे भी आपका जो प्राइस है और रेवेन्यू है वो इंक्रीजिंग है। तो ये हमारे डिफरेंट प्राइस हो गए। हम कह सकते हैं कि अगर हमारा प्राइस इन्फिनिटी टू 1 या फिर 3 to इन्फिनिटी के बीच में होता है तो वहाँ पे हमारा रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है, अगर हमारा प्राइस 1 to 3 के बीच में होता है तो वहाँ पे हमारा रेवेन्यू डिक्रीज़ होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे ये। देन अगर हम आगे बात करें, हमारे पास आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो इलास्टिसिटी क्या होता है कि कितना चेंज आया, ठीक है। अगर हम बात करें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि प्राइस अगर प्राइस में कुछ परसेंटेज चेंज हो रहा है तो क्या डिमांड में भी उतना ही परसेंटेज चेंज होगा या कम होगा चेंज या ज़्यादा होगा, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम कि रेट ऑफ चेंज क्या होगा डिमांड के अंदर कितना परसेंटेज चेंज होगा अगर एक गिवन परसेंटेज चेंज हमारा प्राइस के अंदर हो रहा है। लाइक अगर हम कहें कि हमारा जो प्राइस है वो 10% से इंक्रीज़ हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारी डिमांड है क्या वो भी 10% से ही डिक्रीज़ होगी या उससे ज़्यादा, या फिर 20% से डिक्रीज़ होगी, या फिर 30% से डिक्रीज़ होगी, कितना डिक्रीज़ होगी, या 5% से डिक्रीज़ होगी। तो ये चीज़ अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम इलास्टिसिटी का कंसेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो जो भी एक फंक्शन गिवन है आपको y = fx, तो उसकी अगर हमें इलास्टिसिटी देखनी है कि अगर कुछ परसेंटेज चेंज x के अंदर हो रहा है तो y के अंदर भी क्या उतना ही चेंज हो रहा है या ज़्यादा चेंज हो रहा है या कम चेंज हो रहा है। तो ये चीज़ के लिए हमारी जो इलास्टिसिटी है उसको हम ईटा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या रहता है, इलास्टिसिटी = xy इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई dy/dx कि जो इनका डेरिवेटिव है इस फंक्शन का वो। तो ऐसे ही अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी की बात करें तो उसको हम डिनोट करेंगे ईटा डी से, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा -px dx/dp, ठीक है। हम माइनस यूज़ करते हैं क्योंकि उनके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है, इसलिए जो नेगेटिव रिजल्ट आए हमारे पास उसको रिमूव करने के लिए, उसको इग्नोर करने के लिए हम यहाँ नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। तो हमारे पास कुछ कंडीशंस होती है जहाँ पे हम बता सकते हैं कि डिमांड जो है हमारी वो ज़्यादा इलास्टिक है या कम इलास्टिक है, या यूनिटरी इलास्टिक है। मीन्स जो चेंज आ रहा है वो जो चेंज है दोनों में, हमारे प्राइस और हमारी डिमांड के अंदर, वो चेंज डिमांड में ज़्यादा है या कम है, या दोनों में इक्वल चेंज आ रहा है, रेट दोनों का सेम है चेंज होने का। तो उसके लिए अगर हमारी जो इलास्टिसिटी है वो 1 से ज़्यादा आती है, इट मीन्स हमारी डिमांड क्या है, इलास्टिक है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो प्राइस है वो चेंज हो रहा है कुछ परसेंट तक, लेकिन जो हमारी डिमांड है वो उससे ज़्यादा ग्रेटर चेंज आ रहा है डिमांड के अंदर। लाइक अगर हम कहें प्राइस हमारा 10% चेंज हो रहा है और तो डिमांड हमारी कितनी चेंज हो रही है, 20% इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है, जैसे प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा उसके अकॉर्डिंग। देन अगर हम बात करें हमारी जो इलास्टिसिटी है वो 1 के इक्वल होती है, इट मीन्स यूनिटरी इलास्टिक है, जितना प्राइस के अंदर चेंज आया उतना ही हमारी डिमांड के अंदर चेंज आया। अगर हम कहें अगर हमारी इलास्टिसिटी 1 से कम आती है तो इट मीन्स इन इलास्टिक है, जो हमारा चेंज आएगा वो प्राइस के अंदर चेंज ज़्यादा आ रहा है, डिमांड के अंदर जो चेंज आ रहा है वो कम चेंज है, ठीक है। देन अगर हम बात करें 0 है, हमारी जो इलास्टिसिटी है वो 0 आई है, इट मीन्स कोई चेंज आ ही नहीं रहा, चाहे हमारा प्राइस कितना भी हो हमें वो प्रोडक्ट खरीदना ही खरीदना है। ये मेनली हमारा जो नेसेसरी आइटम्स होते हैं उनके केस में होता है, जो हमारी डेली नीड्स आइटम है, जैसे नमक है। अगर नमक का प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा तो क्या आप सब्जी में नमक डालना कम कर दोगे या बंद कर दोगे? अगर आज एक पैकेट 20 रुपये का मिल रहा है, अगर कल को वो 1000 रुपये का मिले, क्या आप परचेज़ नहीं करोगे? बिना नमक की सब्जी खाओगे? ऐसा नहीं होगा ना, आप परचेज़ करोगे। तो उस केस में हमारी जो डिमांड है वो इन इलास्टिक रहती है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। देन अगर हम बात करें कि जो हमारा इलास्टिसिटी है वो इन्फिनिटी पे है, देन उस केस में हमारी जो डिमांड है वो इलास्टिक होती है। इट मीन्स कि अगर हमने प्राइस को 20 रुपये से 19 रुपये भी किया तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे हम अपनी डिमांड को। ये मेनली लग्जरी केस में होता है कि अगर लग्जरी आइटम्स है। देन अगर हम बात करें रिलेशन की कि इलास्टिसिटी से जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू है उनका क्या रिलेशन है, तो
इस फॉर्म में रिलेशन आपको गिवन है कि MR जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू अगर हमें निकालना है एवरेज रेवेन्यू इलास्टिसिटी का यूज़ करके, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, या फिर अगर हमें इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है इस मेथड से तो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो, अगर आपकी डिमांड इलास्टिक होगी तो वहाँ पर आपका जो टोटल रेवेन्यू होगा वो इंक्रीज़ हो रहा होगा। अगर आपकी डिमांड इन इलास्टिक है तो वहाँ पे आपका टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होगा, और अगर दोनों के अंदर सेम चेंज हो रहा है, इतना ही प्राइस के अंदर चेंज हुआ, इतना ही डिमांड के अंदर चेंज हुआ, तो वहाँ पे आपका जो TR होगा वो मैक्सिमम होगा, आपका रेवेन्यू मैक्सिमम होगा। देन ऐसे ही हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि इनकम के चेंज होने से डिमांड के रेट में कितना चेंज हुआ। क्या इनकम 10% चेंज हुई तो डिमांड भी 10% चेंज हुई, या फिर वो 5% चेंज हुई, या फिर वो 20% चेंज हुई। ये देखने के लिए हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, ईटा आई इक्वल्स टू आई बाई एक्स डी एक्स बाई डी आई। अब देखो, हमारे पास जो गुड्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। अगर नॉर्मल गुड्स आपको गिवन है तो वहाँ पे आपका इनकम और नॉर्मल गुड्स की डिमांड है उनका पॉजिटिव रिलेशन होता है, लेकिन अगर आपके पास इंफीरियर गुड्स गिवन है वहाँ पे आपका इनकम और इंफीरियर गुड्स का नेगेटिव रिलेशन होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी इनकम अच्छी होगी, इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, लो क्वालिटी गुड्स होते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो ऑब्वियसली आप अच्छी चीज़ को परचेज करोगे, प्रेफर करोगे, लो को क्यों परचेज करोगे अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो उस केस में हमारी जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, हम इंफीरियर गुड्स से नॉर्मल गुड्स पे शिफ्ट होना स्टार्ट कर देंगे। तो इसीलिए इंफीरियर गुड्स का और नॉर्मल इंफीरियर गुड्स का और इनकम का नेगेटिव रिलेशन होता है, और जो नॉर्मल गुड्स और इनकम है उनका पॉजिटिव रिलेशन होता है हमारे पास। अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी की बात करें देन हमारे पास है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अगर सप्लाई की बात करें कि सप्लाई के रेट में कितना चेंज हो रहा है प्राइस के चेंज होने से। अब सप्लाई और प्राइस का पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा वैसे वैसे भी सप्लाई इंक्रीज होगी। अब हमें देखना ये है कि रिलेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज क्या है, क्या प्राइस 10% इंक्रीज हुआ तो सप्लाई भी 10% ही इंक्रीज हुई या 5% इंक्रीज हुई। ये चीज़ें चेक करने के लिए हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, ईटा एस इक्वल्स टू पी बाई एक्स मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स बाई डी पी। देन ऐसे ही हमारे पास आता है कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट। अब हम कॉस्ट की इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पे हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं, मीन्स टोटल कॉस्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी अगर आपको निकालनी है तो इलास्टिसिटी अगर हमें कॉस्ट की पढ़नी है तो हम किस बेसिस पे निकालेंगे, हम यहाँ बोलते हैं कि हमारी टोटल कॉस्ट के अंदर कितना चेंज आ रहा है। अगर हमारे आउटपुट्स जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इंक्रीज होते हैं, जैसे जैसे हमने आउटपुट्स को इंक्रीज़ किया हमारी टोटल कॉस्ट के अंदर कितना चेंज आया, क्या जितना चेंज हमने आउटपुट्स में किया उतना ही हमारी टोटल कॉस्ट में आया, या उससे कम आया या उससे ज़्यादा आया। उसके लिए हम इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास ये गिवन है। देन अगर आपको एवरेज कॉस्ट की इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है, अगर आपको देखना है कि जो एवरेज कॉस्ट है उसमें कितना चेंज आया, उसका चेंजिंग रेट कितना है एज कम्पेयर टू अगर आप जो आपकी यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो उनके अंदर चेंजेस ला देते हो, तो उसके लिए आपके पास है कि अगर जो टोटल कॉस्ट के अंदर आपने इलास्टिसिटी निकाली अगर उसमें से 1 माइनस कर देते हो वो आपका एवरेज कॉस्ट आ जाएगा, या फिर आप इस फॉर्मूले की यूज़ कर सकते हो इलास्टिसिटी ऑफ। देखो एक क्वेश्चन करते हैं अब इसका। हमारे पास कहा है क्वेश्चन में कि डिमांड और सप्लाई फंक्शन की इलास्टिसिटी आपको निकालनी है एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे डिमांड फंक्शन आपको ये गिवन है, सप्लाई फंक्शन दिस, पी इज प्राइस एंड एक्स इज क्वांटिटी। देखो सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका क्या होता है, जहाँ पे आपका डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन इक्वेट करते हैं, इक्वल होती है, आपकी डिमांड सप्लाई के इक्वल होती है, तो यहाँ और प्राइस हम आपका कॉन्स्टेंट रहता है। तो यहाँ पे आपका डिमांड फंक्शन ये है, प्राइस फंक्शन इस फॉर्म में है, लेकिन आप पी की फॉर्म में इसको इक्वेट कर लो क्योंकि ये दोनों हमें इक्वल दिखाने हैं, तो प्राइस तो दोनों में सेम ही रहेगा। तो आपका ये इक्वेशन आपकी फॉर्म होगी यहाँ से। अगर आप x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करो तो x की वैल्यू क्या आएंगी आपके पास 6 एंड -10, नेगेटिव नहीं हो सकती तो हम x 6 ही कंसीडर करेंगे। अगर आप x की वैल्यू 6 को इन दोनों में इक्वेट करते हो तो आपके पास प्राइस क्या आएगा, आपका 8 आएगा। तो आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया, 6 एंड 8। देन अगर हम इनका इलास्टिसिटी फाइंड आउट करें, देखो डिमांड की इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम, फंक्शन आपके पास है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसमें हम डेरिवेटिव का यूज़ भी करते हैं। डेरिवेटिव आपने निकाला टी बी बाई टी एक्स डी बी बाई डी एक्स की फॉर्म में, तो आपका अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये बचेगा आपके पास। देन इसको पुट करो, आपके पास फाइनली ये आया। अगर आपका एक्स क्या है 6 है तो आपके पास इलास्टिसिटी कितनी होगी 16/9 की। देन ऐसे ही अगर आपके पास सप्लाई फंक्शन निकालना है आपको तो इस फॉर्म में होता है वो, ठीक है, इस फॉर्म में होता है, लेकिन हमें किसकी रिस्पेक्ट में निकालना है, प्राइस की रिस्पेक्ट में। तो अगर आप यहाँ से फाइंड आउट करो तो आपके पास इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो आपके पास क्या आएगा, 2, सिर्फ 2 आएगा डी एक्स बाई डी पी। अगर इसका डेरिवेटिव आप निकालो तो फॉर्मूला आपके पास ये रहता है, यहाँ पे पुट करो आपके पास आया p बाई पी माइनस पी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर p की वैल्यू आप 8 पुट करते हो तो आपके पास इलास्टिसिटी आती है 8/3। तो इस